498 केस के अंदर अगर आपका मैटर एक्सप्लेनेशन बी में यानी कि क्रूअल्टी फॉर इलीगल डिमांड ऑफ डाउरी में अगर आता है तो क्या कन्विक्शन पक्की है? सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ के बारे में क्या कहा है, कौन से चीज़ों को पॉइंट आउट किया है और किन किन चीज़ों का बेनिफिट एक्यूज को दिया है, ये मैं आपको बताऊंगी मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे। इसीलिए मेरे वीडियोस देखते रहिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसे फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। हाय व्यूअर्स, मेरा जो सीरीज़ चल रहा है 498A से रिलेटेड, इसके अंदर का ये मेरा आखिरी वीडियो है। इसमें मैं बताऊंगी कि हस्बैंड जिसके अगेंस्ट में बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं डिमांड ऑफ डाउरी के, हैरेसमेंट के और कई केसेस के अंदर तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के भी, इस केसेस के अंदर एक्यूज यानी कि हस्बैंड कौन से पॉइंट पे और किस चीज़ के बेसिस पे इस केस से बाहर आ गया, एक्विटल मिल गया, किन चीज़ों का संज्ञान कोर्ट ने लिया है और किन चीज़ों का बेनिफिट एक्यूज को मिला है, ये मैं आपको बताऊंगी मेरे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के बेसिस पे। सबसे पहला जजमेंट जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का 2020 का जजमेंट। इसका डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर क्या हुआ था व्यूअर्स कि एक फीमेल थी, इसके 2 बच्चे थे। वो फीमेल जो है अपने शादी के कुछ सालों बाद जहर पीकर मर जाती है और उसके हस्बैंड पर और हस्बैंड के फादर पर यानी कि जो वाइफ थी, वाइफ के हस्बैंड पर, उसके फादर इन लॉ के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि इन लोगों ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो अपने 2 बच्चों को छोड़कर सुसाइड कर ली और उसके साथ साथ इन्होंने इससे 20,000 की डाउरी डिमांड की थी, इसे बहुत परेशान किया था। इन सारी चीज़ों को चलते हुए लोअर कोर्ट में इन दोनों को कन्विक्शन मिला, मैटर गया हाई कोर्ट के अंदर, हाई कोर्ट में भी इन लोगों को कन्विक्शन मिला, फिर मैटर आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। मैं मानती हूँ सुप्रीम कोर्ट की बारीकी नज़र को कि किस तरीके से छोटे छोटे पॉइंट्स को, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट जो है वो जजमेंट देते हैं। सबसे पहला पॉइंट रखा गया कि कोई एक डायरेक्ट विटनेस, कोई एक डायरेक्ट एविडेंस प्रोड्यूस नहीं किया गया ये बताने के लिए कि इस औरत को बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा परेशान किया जाता था, हैरेस किया जाता था। ना कोई डायरेक्ट विटनेस मिला, ना कोई डायरेक्ट एविडेंस मिला। उसके अलावा कुछ चीज़ों को रखा गया कि इनके जो रिलेशनशिप थे हस्बैंड एंड वाइफ के और उसके इन लॉज के साथ जो वाइफ के रिलेशनशिप थे, तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप थे। व्यूअर्स, मेरे इसके पहले मैं डोमेस्टिक वायलेंस के मैटर्स को लेकर या 498 मैटर्स को लेकर हमेशा से मैं आपको बताती आई हूँ कि आप हमेशा से ये चीज़ों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, एविडेंस प्रेजेंट करने की कोशिश कीजिए, कि बताने की कोशिश कीजिए कि आपके रिलेशनशिप जो है वो ख़राब नहीं थे, बल्कि आप बहुत अच्छे से अपने वाइफ को रखते थे। बिल्कुल यही हुआ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अंदर। हस्बैंड ने एक एक करके चीज़ों को बताया। सबसे पहला ये बताया कि वाइफ जो इतने सालों तक उसके साथ में थी, जब तक 3 साल में उसके साथ इनकी मैट्रिमोनियल लाइफ चली, इस बीच में कभी भी वाइफ ने कोई कंप्लेंट फाइल नहीं की। दूसरी बात, जब इसकी डिलीवरी हुई, प्रेगनेंसी के दौरान भी इसका बहुत ख्याल रखा गया। डिलीवरी के दौरान जो है वो वाइफ 12 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रही, इसका पूरा खर्चा जो है वो हस्बैंड ने उठाया, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज कराकर। उसके बाद का पॉइंट कि इसके जो 2 बच्चे हैं, आज एट प्रेजेंट इतना केसेस होने के बावजूद भी ये दोनों बच्चे जो है हस्बैंड और हस्बैंड का परिवार इन दोनों बच्चों को संभाल रहे हैं। इससे पता चलता है कि हस्बैंड जो है अपने परिवार से कितना अटैच है और कितना ही रिस्पॉन्सिबल बंदा है। इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखी गई। इसके अलावा और भी चीज़ें का संज्ञान जो है कोर्ट ने लिया। वो ये कहा कि हस्बैंड जो था वो काफ़ी रिच फैमिली से था, इनका बहुत ही अच्छा घर था, घर के साथ साथ इनके गार्डन थे। तो इतना अमीर बंदा अगर पैसे मांगेगा भी तो 20,000 रुपया मांगेगा, और वो भी शादी के 3 साल के बाद। इसके इतने दिनों बाद उसे याद आया कि उसे जहेज लेना चाहिए। उस पे ये एलिगेशन लगाया कि उसे कुछ चीज़ें ज़मीन परचेज करनी थी जिसके लिए उसे 20,000 की ज़रूरत पड़ी, और इसके लिए वो अपने वाइफ को प्रताड़ना शुरू कर दिया। तो यही कहा कि उसे 20,000 की ज़रूरत पड़ी तो उसे अपने वाइफ के ऊपर इतना टॉर्चर क्यों करेगा, हालांकि उसके खुद के पास इतना पैसा है। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक्विटल दे दिया हस्बैंड को और हस्बैंड के फादर को। इसके बाद का जजमेंट व्यूअर्स, इसे आप गौर से सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर एक एक पॉइंट जो बेनिफिट ऑफ डाउट है, जो एविडेंसेस है, वो सब मैं आपके सामने रख रही हूँ। आप उसे नोट डाउन करते रहिएगा। ये जजमेंट है 2008 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसका भी डिस्क्रिप्शन आप इस वक्त मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इसके अंदर तो औरत ने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हस्बैंड पे। ये कहा कि शादी के बाद इन लोगों ने डिमांड की घर की,
जहेज़ की, गोल्ड की, पैसों की, ये सारी डिमांड को हमने पूरा किया। शादी हुई, उसका हस्बैंड जो है वो पीता था, ड्रग्स लेता था, घर बहुत ही ख़राब लोगों के बीच में उसका उठना बैठना था, और उसके साथ साथ उसका किसी और औरत के साथ अफेयर भी चल रहा है, उसने किसी और औरत के साथ शादी भी कर ली, और इतना मारता था जहेज़ के लिए इस लेडी को कि उसने एक बार तो इस टॉर्चर के चलते उसने पॉइज़न पी लिया। पॉइज़न पीने के बाद फिर बाद में उसका इलाज हुआ, उसे बहुत मना कर उसे वापस से मायके ले आया गया। मायके लाने के बाद फिर वापस उसकी प्रताड़ना चालू रही। एक्चुअली हस्बैंड जो था वो एक ट्रक खरीदना चाह रहा था, और वो ट्रक खरीदने के लिए जो EMI के पैसे होते ₹50,000 वो चाहता था कि वाइफ जो है वो अपने घर वालों से ला के उसे दे, जो कि उसकी वाइफ ला नहीं पाई। तो इसीलिए उसके हस्बैंड ने फिर उसे बहुत टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया कि फिर वो वापस से उसने पॉइज़न पी लिया। पॉइज़न पी के हॉस्पिटलाइज हो गई। हॉस्पिटलाइज होने के बाद उसके मायके वालों को इन्फॉर्म किया गया। मायके वाले आते हैं, बेटी को अपने घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद 1 महीने के अंतराल के बाद, यानी कि आफ्टर 1 मंथ ऑफ दिस इंसिडेंस, वाइफ जो है वो FIR दर्ज करती है हस्बैंड के अगेंस्ट में और हस्बैंड वालों के घर वालों के अगेंस्ट में। अब ये मैटर चलता है कोर्ट्स के सामने। आते आते ये मैटर आता है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट क्या क्या चीज़ों का इसमें संज्ञान लेता है, क्या क्या चीज़ों को नोट डाउन करता है, ये मैं आपको 1 बाय 1 बताती हूँ। सबसे पहली बात ये कहा गया कि भाई ये बहुत सारा जहेज़ इन लोगों ने मांगा था वगैरह वगैरह वगैरह, और इसके लिए इन लोगों ने बहुत से विटनेसेस को प्रेजेंट किया था जो शादी में उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि हाँ भाई ये सारी चीज़ें जहेज़ के तौर पर दी गई थी। ठीक है, जहेज़ के तौर पे दी गई थी, लेकिन कहीं ऐसा डायरेक्ट विटनेस, कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं कोर्ट के सामने आ पाया जो ये बताए कि इसे टॉर्चर किया जाता था जहेज़ के लिए, इसे मारा जाता था और इससे ये चीज़ें मांगी जाती थी। सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये जो कह रहे हैं कि ये 50,000 रुपीज़ जो ट्रक खरीदने के लिए जो EMI के तौर पे इसे मांगे जाते थे, पर ये ट्रक जो है हस्बैंड ने इसका जो डाउन पेमेंट होता है स्टार्टिंग में वो खुद अपने पैसे से दिया था, और ये ट्रक अपने वाइफ के नाम पे उसने ख़रीदा। अगर उसे ऐसा कुछ होता तो वो खुद के नाम पे ख़रीदता, लेकिन नहीं, उसने अपने वाइफ के नाम पे ख़रीदा, उसका डाउन पेमेंट भी वो खुद किया और कुछ EMI भी उसने भरा। तो फिर आगे सिर्फ एक EMI के लिए अपनी वाइफ को इतना टॉर्चर करेगा। दूसरी बात, जब इतना उसके ऊपर टॉर्चर किया जा रहा था, तो इतने टॉर्चर करने के बाद जब उसने पॉइज़न पिया फर्स्ट टाइम, तो पॉइज़न पीने के बाद उसने NC क्यों नहीं फाइल की, कोई कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की? और वो पॉइज़न पीने के बाद वो वापस चली गई अपने ससुराल। जो इंसान उससे इतना टॉर्चर कर रहा है, इतना प्रताड़ित कर रहा है, तो क्या वो वापस से उस जगह पर चली जाएगी जहाँ पे उसकी ज़िंदगी को ख़तरा लाहक है? इसके अंदर एक और चीज़ इसके अंदर बताई गई कि वो पॉइज़न जो था उसने खुद पिया नहीं था, उसके मुंह में उंडेला गया था, और कई बार उसके हस्बैंड ने उसका गला भी दबाया था। ये तक बताया गया है इसके अंदर, FIR के अंदर। तो कोर्ट ने यही कहा कि अगर तुम्हारे मुंह में ज़बरदस्ती अगर कोई पॉइज़न डाल रहा है, तुम्हारा गला दबा रहा है, आप वापस जाओगे वहाँ पर रहने के लिए। उसके अलावा पहला इंसिडेंस हो गया, दूसरी बार फिर वापस ये इंसिडेंस होता है। आप ये सारे इंसिडेंस के बाद ये सारा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो एक्यूज़ वहाँ पे जगह पे मौजूद थे, उन्होंने जगह छोड़कर भागने की गलती नहीं की। अगर समझ लीजिए किसी इंसान के दिल में चोर है और उसने खुद उस इंसान को जान से मारने की कोशिश की है, तो सारे एक्यूज़ को तो जगह से गायब हो जाना चाहिए था, लोगों को भाग जाना चाहिए था, लेकिन वो लोग भागे नहीं। वो लोग वो लड़की को लेकर हॉस्पिटल लेकर आए। इससे पता चलता है कि उनके मन में सबसे पहला इंटेंशन था कि ये फीमेल की जान बचाना। इसीलिए तो सबसे पहली फुर्सत में वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर आए, उसका इलाज कराए और उसके माँ बाप को इन्फॉर्म कराया। इससे ये साबित होता है कि उनका इंटेंशन उसे बचाने का था। उसके बाद चलो ठीक है भाई, वो हॉस्पिटलाइज लेकर आए, उसके बाद भी तूने पुलिस को कुछ तुमने स्टेटमेंट नहीं दिया। आप मायके जाती हो, अपने मायके जाने के बाद भी आपको स्टेटमेंट नहीं देती हो। मायके जाने के 1 महीने के बाद आप जो है FIR फाइल करती हो। अगर आपको कंप्लेंट करनी थी, इतना बड़ा इंसिडेंस होता है, अगर कोई तुमको जान से मार रहा है, तो 1 महीने के लिए भी आप क्यों रुकी? देखिए व्यूअर्स, मैंने हमेशा कहा है कि ठीक है, कोई मैटर्स के अंदर जो है वो डिले के बारे में बताया गया है कि कहीं कहीं पे जो है कोई लिमिटेशन नहीं होता। कुछ ऑफेंस के अंदर लिमिटेशंस हैं, लेकिन कहीं कहीं पे लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो डिले की जाती है FIR के अंदर फाइल करने की, उन डिले को भी कंसिडर किया जाता है, और वो कभी कभी फैटल टू द केस होता है अगर उसे प्रॉपरली एक्सप्लेन ना किया जाए।
तो ये जो 1 महीने का जो गैप हो गया, इसे एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो गैप होता है ना, ये बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि जो स्पॉन्टेनियस कंप्लेंट होती है उसके अंदर सच आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और जितना गैप आता है उतने गैप के बीच में जो कॉन्कॉन्टेड स्टोरी, यानी कि जो सोची समझी हुई स्टोरी होती है, वो कलरफुल चीज़ें जो है वो डालने की कोशिश की जाती है। कुछ जो पहले से तुम्हारे पास जो चीज़ें रखी हुई होती है उसे घुमाकर एविडेंस बनाने की चीज़ें रखने की जो है चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी को कांटेक्ट करते हैं, आप किसी से लीगल एडवाइस लेते हैं और उसे सोचते हैं कि आप इसे कैसे फ्रेम किया जाए 498 ए के अंदर। तो ये सारे चांसेस होते हैं जब डिले होता है, जब आपको टाइम मिलता है, उस टाइम के दौरान आप सारी चीज़ें सोच कर उसे अच्छी तरीके से फ्रेम कर कर आप कोर्ट के सामने या पुलिस के सामने रखते हो। तो ये टाइम जो है ये बहुत ही ख़तरनाक टाइम है। इसीलिए ये जो डिले होता है इट शुड बी प्रॉपरली एक्सप्लेन, लेकिन अगर एक्सप्लेन नहीं होता है तो सवाल उठता है केस के ऊपर। इसके अलावा कोई स्पेसिफिक एलिगेशंस नहीं डाला गया, यानी कि भाई ये तारीख के दिन ये हुआ था, इस चीज़ों की वजह से ये हुआ, एक जनरल एलिगेशन जैसे हमेशा 498 केसेस के अंदर होता है। तो इन सारी चीज़ों को, और ये प्रिज्यूम किया गया कि भाई एक औरत जान देने की कोशिश क्यों करेगी, सुसाइड करने की कोशिश क्यों करेगी जब तक उसके ऊपर हैरेसमेंट ना किया जाए। ये प्रिजम्पशन जो है वो बहुत गलत है और बहुत ही खतरनाक है। हर सुसाइडल टेंडेंसी के पीछे ज़रूरी नहीं कि वो लेवल का टॉर्चर हो जो 498 बताता है। तो इसीलिए इस चीज़ों को हम प्रिज्यूम करके किसी को कन्विक्शन नहीं दे सकते। इन सारी चीज़ों का मद्देनज़र रखा गया, बहुत सी चीज़ों का फ़ायदा एक्यूज़ को मिला, बहुत से बेनिफिट ऑफ डाउट्स एक्यूज़ को मिले, तो इसके बाद एक्विटल मिला एक्यूज़ को और एक्यूज़ की फैमिली को। तो व्यूअर्स, ये था मेरा 498 ए से रिलेटेड मैटर्स और उसके जजमेंट्स, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक्विटल मिलता है कोर्ट से। ज़्यादातर मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बताए, इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे अच्छे जजमेंट्स मैं आपके सामने लाती रहूँगी, इसलिए मेरे वीडियोज़ देखते रहिएगा। थैंक यू सो मच।